टू एवरीवन। क्या जो पेंडेलाई ट्रांसफरी होता है, अगर उसके पास नोटिस होता है कि हाँ, जो जिस प्रॉपर्टी को वो खरीद रहा है वो प्रॉपर्टी का ऑलरेडी डिस्प्यूट कोर्ट के सामने चला आ रहा है, तो पेंडेंसी ऑफ द सूट का नॉलेज होते हुए भी अगर कोई थर्ड पर्सन जो कि ट्रांसफरर, जो कि या तो प्लेंटी भी हो सकता है या डिफेंडेंट भी हो सकता है, उनसे अगर उस प्रॉपर्टी को खरीदता है तो उसे हम पेंडेलाई ट्रांसफरी बोलते हैं। तो क्या पेंडेलाई ट्रांसफरी के पास अगर नॉलेज है रिगार्डिंग अ पेंडेंसी ऑफ द सूट, तो क्या वो बाद में कोर्ट से सीख कर सकता है कि उसे भी इम्प्लीड कर लिया जाए इन ओरिजिनल सूट। क्यों? क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि जिस पार्टी से उसने ख़रीदा था या तो प्लेंटी भी हो सकता है या डिफेंडेंट भी हो सकता है, तो जो ट्रांसफरर है वो अपने राइट्स को या तो डिफेंड नहीं कर पाएगा, क्योंकि ट्रांसफरर के ही तो राइट से उसको उस सूट प्रॉपर्टी पे राइट मिलेगा। और क्योंकि आप भी जानते हो कि पेंडेलाइट ट्रांसफरी के जो राइट्स होते हैं वो गवर्न होते हैं लिस पेंडेंस के रूल से। तो लिस पेंडेंस का रूल ये बोलता है कि ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द सूट, अगर जिस भी थर्ड पर्सन ने, जो बोनाफाइड परचेसर होता है, अगर बोनाफाइड परचेसर या तो विथ नोटिस या विदाउट नोटिस भी होता है, तो अगर कोई थर्ड पर्सन जो कि पेंडेलाइट ट्रांसफरी है, अगर उसने ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द सूट अगर उसने प्रॉपर्टी को खरीदा है, तो उसके राइट्स डिसाइड वैसे ही होंगे जो कि ओरिजिनल सूट का आउटकम आएगा। तो अगर जो सूट का आउटकम आता है कि उसने डिफेंडेंट से खरीदा है और सूट में डिसाइड हो जाता है, प्लेंटिफ के फेवर में सूट डिसाइड हो जाता है, तो उसे वो प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी पेंडेलाइट ट्रांसफरी को। उसका जो राइट डिसाइड होगा वो ओरिजिनल सूट के आउटकम से डिसाइड होगा। तो ये तो लिस पेंडेंस का रूल तो अप्लाई होता है पेंडेलाइट ट्रांसफरी पे। बट पेंडेलाइट ट्रांसफरी को ऐसा लगता है कि जो सूट चला आ रहा है प्लेंटिफ और डिफेंडेंट के बीच में, तो क्या वो कोर्ट से ये सीख कर सकता है कि उसे भी उस सूट में इम्प्लीड कर लिया जाए, ऐड कर लिया जाए। तो ऑर्डर 1 रूल 10 में एप्लीकेशन मूव किया जाता है इम्प्लीडमेंट ऑफ द पार्टीज़ का। तो क्या इम्प्लीडमेंट ऑफ द पार्टीज़ का जो एप्लीकेशन पेंडेलाइट ट्रांसफरी भी मूव कर सकता है? तो हाँ, मूव कर सकता है पेंडेलाइट ट्रांसफरी भी, अगर वो ये प्रूव कर देता है कि जो सूट का जो प्रॉपर्टी है, जो सब्जेक्ट लैंड है, जो सूट का प्रॉपर्टी है, उस पर उसका इंटरेस्ट क्रिएट हो गया है थ्रू अ रजिस्टर्ड सेल डीड। और रजिस्टर्ड सेल डीड वैलिड होना चाहिए जिससे भी उसने खरीदा हो, चाहे प्लेंटिफ चाहे डिफेंडेंट के द्वारा। तो अगर उसका उस सूट प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट है, प्लस वो कोर्ट को ये भी दिखा देता है कि जो ट्रांसफरर है जिससे उसने खरीदी है उस प्रॉपर्टी को, वो अपने आप को डिफेंड अच्छे से नहीं कर पा रहा है, या अगर वो ये भी कोर्ट को प्रूव कर देता है कि हो सकता है कि प्लेंटिफ और डिफेंडेंट के बीच में मिली भगत हो गई हो, तो दोनों मिल गए हो, तो भी पेंडेलाइट ट्रांसफरी अपने राइट्स को सिक्योर करने के लिए और अपने इंटरेस्ट को सेव करने के लिए वो इम्प्लीडमेंट का एप्लीकेशन ऑर्डर 1 रूल 10 में मूव कर सकता है। बट इस केस में, सुप्रीम कोर्ट के इस केस में, एक इंटरेस्टेड ये कंटेंशन जो था ना, इशू मतलब पॉइंट्स रेज किए गए थे, इम्प्लीडमेंट की एप्लीकेशन को रिजेक्ट किया गया था ट्रायल कोर्ट के द्वारा और हाई कोर्ट के द्वारा, इस ग्राउंड पे कि जो पेंडेलाइट ट्रांसफरी था ना, उसके पास नॉलेज था कि वो जिस प्रॉपर्टी को खरीद रहा है वो प्रॉपर्टी पे ऑलरेडी सूट चला आ रहा है। तो पेंडेलाइट ट्रांसफरी के पास अगर वो नॉलेज है, तो पेंडेलाइट ट्रांसफरी विथ नॉलेज, अगर विथ नॉलेज उसके पास नॉलेज है कि वो उस प्रॉपर्टी को खरीद रहा है, तो वो यहाँ पे बोनाफाइड परचेसर नहीं होगा। तो अगर विथ नॉलेज है तो वो इम्प्लीडमेंट का एप्लीकेशन मूव ऑर्डर 1 रूल 10 में मूव करता है, तो उसको कैंसिल किया जाएगा। तो कोर्ट ने ये बात बोली कि नहीं, पेंडेलाइट ट्रांसफरी विथ नॉलेज या विदाउट नॉलेज दोनों में एब्सोल्यूट बार अप्लाई नहीं होगा। इवन दो अगर पेंडेलाइट ट्रांसफरी के पास नॉलेज ही क्यों ना हो, उसकी इम्प्लीडमेंट की एप्लीकेशन को डिसअलाउ नहीं किया जाएगा इस ग्राउंड पे कि उसको नॉलेज था रिगार्डिंग अ पेंडेंसी ऑफ द सूट। तो कोर्ट ने यहाँ पे ये चीज़ को अलाउ किया और हाई कोर्ट और ट्रायल कोर्ट के ऑर्डर को सेट असाइड किया कोर्ट ने। प्लस कोर्ट ने ये बात भी बोली कि यहाँ पे इंटरेस्ट ऑफ द जस्टिस को भी कोर्ट ने देखा कि यहाँ पे इंटरेस्ट ऑफ द जस्टिस, यहाँ पे जो एपिलेंट है पेंडेलाइट ट्रांसफरी, उसका यहाँ पे इंटरेस्ट है उस सूट प्रॉपर्टी पे, क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी पे रजिस्टर्ड सेल डीड जो है वो वैलिड है, प्लस उसका उस सूट पे इंटरेस्ट भी क्रिएट हो गया। तो कोर्ट ने यहाँ पे इंटरेस्ट ऑफ द जस्टिस को देखते हुए जो एपिलेंट है पेंडेलाइट ट्रांसफरी, उसकी एप्लीकेशन को अलाउ किया गया फॉर द इम्प्लीडमेंट ऑफ द पार्टीज अंडर ऑर्डर 1 रूल 10 ऑफ द CPC, इवन दो
पेंडेलाइट ट्रांसफरी के पास नॉलेज भी था रिगार्डिंग अ पेंडेंसी ऑफ द सूट। तो कोर्ट ने ये बात को रिजेक्ट किया कि नॉलेज होना या ना होना मैटर नहीं करता है। अगर पेंडेलाइट ट्रांसफरी अगर केवल ये प्रूव कर देता है कि जो सब्जेक्ट है सूट प्रॉपर्टी का उसमें उसका इंटरेस्ट है, तो उसकी एप्लीकेशन को अलाउ किया जाएगा। तो इस केस में पेंडेलाइट ट्रांसफरी का इंटरेस्ट था उस प्रॉपर्टी में। क्यों? क्योंकि उसका वहाँ पे वैलिड रजिस्टर्ड सेल डीड के थ्रू उसको डिफेंडेंट ने उस प्रॉपर्टी को सेल आउट किया था। तो उसको ऐड किया कोर्ट ने, और उसने कोर्ट को एडिशनली ये चीज़ भी दिखाई कि जो डिफेंडेंट्स और जो प्लेंटिफ है ना ओरिजिनल, वो दोनों एक दूसरे के रिलेटिव भी हैं। प्लस इस केस में ना 12 साल के बाद ना प्लेंटिफ ने डिफेंडेंट को जो प्रॉपर्टी बेची थी उसके अगेंस्ट वो 11 साल के बाद उन्होंने सूट को रेज़ किया कि जो मैंने सेल डीड एग्जीक्यूट किया था प्लेंटिफ्स ने डिफेंडेंट को, वो उन्होंने बोला नहीं उसको कैंसिल करो, वो वैलिड सेल डीड नहीं था। 11 साल के बाद उन्होंने इस चीज़ को दिखाया। तो कोर्ट ने बोला कहीं ना कहीं यहाँ पे डिफेंडेंट्स के बीच, प्लेंटिफ और डिफेंडेंट के बीच में मिली भगत है, और प्लस यहाँ पे जो डिफेंडेंट्स हैं वो अपने राइट को अच्छे से डिफेंड नहीं कर पाएंगे, इसलिए पेंडेलाइट ट्रांसफरी को भी इंक्लूड किया गया। वो बात अलग है कि बाद में देखा जाएगा कि किसका वो प्रॉपर्टी है किसका नहीं है, बट वहाँ पे पेंडेलाइट ट्रांसफरी भी अपने आप को डिफेंड कर सकता है। और उस सूट के जो जो सूट चला रहा है प्लेंटिफ और डिफेंडेंट के बीच में, तो जिस प्रॉपर्टी को उसने खरीदा है उसमें उसका इंटरेस्ट आ गया है, तो वो अपना भी वहाँ पे डिफेंड कर सकता है और अपना भी सबमिशन दे सकता है। तो कोर्ट ने यहाँ पे अलाउ कर दिया, क्योंकि आप ना इस केस का ओरिजिनल फैक्ट्स को समझोगे ना तो आपको भी बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा। इसमें जो ओरिजिनल जो प्लेंटिफ्स होते हैं उन सभी प्लेंटिफ्स ने मिलकर डिफेंडेंट के नेम पर एक सेल डीड को एग्जीक्यूट किया। डिफेंडेंट जो कि डिफेंडेंट नंबर 18 to 20 होते हैं। और बाद में जो डिफेंडेंट्स होते हैं ना 1 to 8 20, वो बाद में उस सेल डीड को, जो प्रॉपर्टी को उन्होंने प्लेंटिफ से लिया होता है, प्लेंटिफ से खरीदा होता है, उस प्रॉपर्टी को बाद में डिफेंडेंट नंबर 3 को डिफेंडेंट नंबर 21 को सेल आउट कर देते हैं। तो डिफेंडेंट नंबर 21 को जब सेल आउट कर देते हैं, तो बाद में क्या होता है ना, जैसे ही वो डिफेंडेंट नंबर 21 को सेल आउट करते हैं, वैसे ही प्लेंटिफ ना क्लेम करते हैं कि जो उन्होंने प्रॉपर्टी बेची थी ना, प्लेंटिफ्स ने जो 1 to 80 जितने कंबाइंड प्लेंटिफ्स ने जो प्रॉपर्टी डिफेंडेंट्स को बेची थी, डिफेंडेंट नंबर 1 to 20 को, उसको उन्होंने कैंसिल करवाने का एप्लीकेशन मूव किया, और ये बात बोली कि वो सेल डीड एग्जीक्यूट जो किया था वो प्रॉपर नहीं है, वो इनवैलिड है। तो उस बाद में जो प्लेंटिफ्स जो है ना, जब एप्लीकेशन मूव किया था, तो उस जब एप्लीकेशन मूव करने से पहले ही जो डिफेंडेंट्स है, जो उन्होंने प्लेंटिफ से उस प्रॉपर्टी को खरीदी थी, उन्होंने ऑलरेडी डिफेंडेंट नंबर 21 को वो सेल आउट कर दिया होता है। जो कि डिफेंडेंट नंबर 21 ना, यहाँ पे जो एपिलेंट है, वो एपिलेंट जो होते हैं वो पेंडेलाइट ट्रांसफर ही होते हैं, उन्होंने उस प्रॉपर्टी को खरीद लिया होता है, और उनके साथ साथ बहुत सारे और भी पेंडेलाइट ट्रांसफर ही खरीदे होते हैं जिनको नॉलेज होता है पेंडेंसी ऑफ द सूट का। तो जैसे ही सूट फाइल किया जाता है ना, वैसे ही जो प्लेंटिफ जो रिस्पोंडेंट नंबर 21 है ना, जिन्होंने ओरिजिनल डिफेंडेंट से प्रॉपर्टी को खरीदी थी, उन्होंने यहाँ पे पेंडेलाइट ट्रांसफरी को उस प्रॉपर्टी को बेच दिया होता है, और साथ में पेंडेलाइट ट्रांसफरी जो कि अदर भी पेंडेलाइट ट्रांसफर ही होते हैं, क्योंकि यहाँ पे बस एक ही पेंडेलाइट ट्रांसफर ही सुप्रीम कोर्ट के पास पहुँचते हैं, इसीलिए एपिलेंट है। तो बहुत सारे ऑलरेडी बहुत सारे पेंडेलाइट ट्रांसफर ही होते हैं, वो सभी मिलकर ट्रायल कोर्ट के पास पहुंचते हैं और इम्प्लीडमेंट की एप्लीकेशन मूव करते हैं। तो यहाँ पे ट्रायल कोर्ट रिजेक्ट कर देते हैं इस ग्राउंड पे कि उनको नॉलेज था रिगार्डिंग अ पेंडेंसी ऑफ द सूट। तो फिर वो हाई कोर्ट के पास पहुंचते हैं, हाई कोर्ट भी इस ग्राउंड पे रिजेक्ट कर देते हैं कि उनको नॉलेज था रिगार्डिंग अ पेंडेंसी ऑफ द सूट। फिर केवल एक ही पेंडेलाइट ट्रांसफरी जो कि एक ही एपिलेंट है, वो सुप्रीम कोर्ट के पास जाते हैं इस इशू ऑफ लॉ को लेकर कि ऑल्दो उनके पास नॉलेज था पेंडेंसी ऑफ द सूट का, बट उनकी एप्लीकेशन जो इम्प्लीडमेंट की एप्लीकेशन है उसे इंक्लूड किया जाना चाहिए उस ओरिजिनल सूट में। क्यों? क्योंकि उनका भी इंटरेस्ट क्रिएट हो गया उस सूट प्रॉपर्टी में। तो सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ कर दिया, ये सेटल प्रीपोजिशंस कोर्ट ने यहाँ पे सेटल्ड किया कि पेंडेलाइट ट्रांसफरी के पास चाहे नॉलेज हो या ना हो, फिर भी अगर वो इम्प्लीडमेंट की एप्लीकेशन मूव करवाना चाहते हैं और अपने आप को ऐड करवाना चाहते हैं ओरिजिनल सूट में, तो ऐड करवा सकते हैं अगर उनका इंटरेस्ट क्रिएट उस सूट प्रॉपर्टी में हो गया है। तो ये कोर्ट ने यहाँ पे अलाउ किया। बहुत इंटरेस्टिंग केस है, आप खुद देखो कि ओरिजिनल जो प्लेंटिफ्स होते हैं, वो प्लेंटिफ्स जो होते हैं वो मिलकर डिफेंडेंट नंबर 1 to 20 को सेल कर देते हैं, और डिफेंडेंट नंबर 1 to 20 को जब सेल कर देते हैं ना, उसके बाद क्या होता है, डिफेंडेंट नंबर 1 to 20 को जब सेल करते हैं तो डिफेंडेंट नंबर 1 to 20 मिलकर केवल
रिस्पोंडेंट नंबर 21 को सेल आउट कर देते हैं, जो कि यहाँ पे कंबाइंड सुप्रीम कोर्ट के पास ये सारे रिस्पोंडेंट बन जाते हैं। तो ये सारे प्लेंटिफ्स भी और डिफेंडेंट भी। तो रिस्पोंडेंट नंबर 21 को जैसे ही वो सेल आउट कर देते हैं उस प्रॉपर्टी को, तो वैसे ही जो ओरिजिनल जो प्लेंटिफ्स ने ना, जो ओरिजिनल प्लेंटिफ्स ने 1 to 20 को जो प्रॉपर्टी सेल आउट की थी, उसकी कैंसिलेशन का एप्लीकेशन मूव करते हैं। और ऑलरेडी उन्होंने उस प्रॉपर्टी को रिस्पोंडेंट नंबर 21 को सेल कर दिया होता है। तो रिस्पोंडेंट नंबर 21 क्या करते हैं, उस प्रॉपर्टी को पेंडेलाइट ट्रांसफरी को सेल कर देते हैं। तो पेंडेलाइट ट्रांसफरी जो होते हैं सारे मिलकर ट्रायल कोर्ट के पास पहुंचते थे कि उनको भी इंक्लूड कर लिया जाए, इम्प्लीटमेंट की एप्लीकेशन मूव करते हैं। तो ट्रायल कोर्ट एंड हाई कोर्ट डिसअलाउ कर देते हैं पेंडेलाइट ट्रांसफरी की एप्लीकेशन को। तो केवल एक ही एपिलेंट सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंचते हैं, उसको चैलेंज करते हैं। आई होप आपको समझ में आया हो कि जो पेंडेलाइट ट्रांसफरी होते हैं वो भी एप्लीकेशन इम्प्लीटमेंट की ऑर्डर 1 रूल 10 ऑफ द सीपीसी में मूव कर सकते हैं, चाहे उनके पास नॉलेज हो या ना हो रिगार्डिंग अ पेंडेंसी ऑफ द सूट। बहुत इंटरेस्टिंग जजमेंट है ये, एंड ये हार्डली 6 पेजेस की जजमेंट है, बट बहुत इंटरेस्टिंग जजमेंट है। आप खुद से पढ़ना, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मतलब मेरा मानना है ना कि आप ना छोटे छोटे जजमेंट से स्टार्ट करो अगर आपको जजमेंट पढ़ने में प्रॉब्लम होती है तो। बट बहुत सिविल केसेस ना को जब आप पढ़ोगे ना, तो मुझे लगता है कि सिविल केसेस ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती हैं। तो आपको खुद भी बहुत इंटरेस्ट लगेगा अगर आप जजमेंट पढ़ना स्टार्ट करोगे तो। आई होप इस वीडियो के थ्रू आपको एक न्यू पॉइंट ऑफ लॉ पता चला हो। अगर आपको इस पॉइंट से कुछ भी पूछना हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं ट्राई करूँगी कि मैं आंसर करूँ। थैंक यू सो मच।